आज हम जो 12th क्लास का जो बायोलॉजी है, जिसका सबसे पहला नंबर चैप्टर है जीवों में जनन, इसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जो आपका 30 से 40 मिनट का क्लास होगा। इसी वीडियो में आपका इस पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। कोई इस अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाने वाली है। 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसे जो भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो आराम से आप बना दीजिएगा। पूरे हम अच्छे तरीके से बताते हुए आपको चलेंगे। तो उससे पहले क्या कीजिए कि आप इस क्लास को, बहुत ही वन शॉट क्लास होने वाली है ये, इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अभी लाइक कर लीजिए। तो क्लास स्टार्ट हो गया है। चलो अब स्टार्ट कर देखते हैं। अब तो यह इंग्लिश में नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर का नाम है जो जीवों में जनन है। जब आपका 12th क्लास होगा, आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट है कि सबसे पहला आपका है कि लाइफ स्पैन। क्या है आपका लाइफ स्पैन, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवन अवधि। आपका जीवन अवधि सबसे पहला आपका टॉपिक है। तो जीवन अवधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन आखिर होता क्या है। तो जीवन अवधि जो आपका होता है, जीवन अवधि, यस चलिए हम आपको बताते हैं लिख के। जैसे आपको क्या हो गया, आपका जैसे आपका हो गया ये जीवन अवधि। तो अब जीवन अवधि कहते किसको है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका जीवन अवधि होगा तो किसी जीव के, कुछ जीवन अवधि होता है, आपको देखते हैं पता चल रहा है किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय को उसको जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, यानी उसी समय को उस जीव की जीवन अवधि को दर्शाता है, यानी उसी को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कोई जीव जो आती है, जो कुछ आदमी है, जैसे कोई जीव है वह जन्म लिया, ऐसा नहीं है सिर्फ मनुष्य की हम बात करें, कोई भी जंतु, कोई पक्षी हो जो अगर जन्म लिया, आप वो एक बार जन्म ले लिया और उसके बाद जो हो गया, उसका जब चल रहा है, वो आपका जीवन चल रहा है, जैसे ही उनका क्या हुआ, उनका मृत्यु हुआ, तो वो ये आपका कहा जाएगा क्या, जीवन अवधि। यानी जो जन्म और मृत्यु के जो बीच का जो आपका समय होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। जो बीच का समय होगा जीवन और मृत्यु को, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, जीवन अवधि। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर, या अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब कोई जीव जन्म लेता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी जो बीच का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। सबसे आसान परिभाषा हम दे रहे हैं आपको। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय को हम क्या कहते हैं, मृत्यु तक का समय को हम जीवन अवधि बोलते हैं। हम जीवन अवधि, इसी को कहते हैं जीवन अवधि। तो आप लिसन आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला समझाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई हो गया जीवन पर जो होता है, अगर कोई पक्षी हुआ तो पक्षी अगर वो भी क्या होगा, अगर जन्म लिया, लगभग समझ लीजिए कि एक महीना है जीवित रहा, तो एक महीना का जो उसके बाद एक महीना उसका जन्म होगा, उसके बाद एक महीने के बाद जब उसका मृत्यु हो गया, तो उसका जो बीच का समय हो गया वह उसका आपका हो जाता है जीवन अवधि। जैसे कोई हो गया, कोई जैसे ये जो आप कोई लोग होते हैं जो प्रजनन करते हैं, ये सब आपको जब प्रजनन करेंगे तो प्रजनन जो करने के बाद जो होता है उनकी जो संतति उत्पन्न होती है, जैसे ये संतति उत्पन्न हुए, जो बच्चा दिख रहा है ये इतना बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर इससे और बड़ा हो गया, और फिर यह संतति यहाँ चला गया। पर इनके जो बच्चे होंगे या इस तरह के होंगे, फिर इस तरह बड़े होंगे, इस तरह बड़े होंगे, और इसी तरह से जो जीवन का जो चक्र होता है वह चलते रहता है, वह रुकता नहीं है। यानी जो जीवन का ये चक्र होता है, जैसे जो दो लोग होते हैं, जैसे ये और भी समझ लिए, दो हो गए, और ये दोनों मिलकर क्या किए, प्रजनन करते हैं, तो एक शिशु का निर्माण होता है। और फिर उस क्या करेगा, जब ये शिशु फिर बड़ा होगा तो फिर प्रजनन करने पर एक और शिशु का निर्माण होगा। तो इसी तरह का जो होता है, फिर क्या हुआ, ये जब इसका जीवन और जब समाप्त हो जाएगा, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये आपका जो अलग प्रजनन किए होंगे उनका संतान उत्पन्न, यानी आपका जो यह चक्र है ना, जीवन चक्र, ये हमेशा चलते रहता है। ये हमेशा कभी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है। एक जीव लेकर दूसरे जीव का सफ़र ये चलता रहता है। तो यही कहलाता है आपका जीवन अवधि। तो जीवन अवधि आप अच्छे से समझ गए कि किसको जीवन अवधि कहते हैं। तो किसी जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय को उसको जीवन अवधि कहते हैं। ये आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। आप अच्छे से समझ लीजिए, जीवन अवधि कहते हैं, यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। जो आपका
चैप्टर नंबर सबसे पहला पॉइंट यही था, जीवों में जो जनन आपका चैप्टर का नाम है, इसीलिए दिया गया है कि जीवों में जनन का सबसे पहले इसमें जीव के बारे में जो बात किया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसमें जो टॉपिक दिया गया था लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि। और अगला टॉपिक क्या है, अगला कुछ पॉइंट है जो देखते हैं आपको इसमें है, जो कुछ जीव के जो है जीवन अवधि आपको दिया गया है। जो जीव का जीवन अवधि आपको देखना ज़रूरी चाहिए। सबको जीव का जो जीवन अवधि होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, सबका जीव का जो जीवन अवधि होता है वह अलग अलग होता है, कोई एक नहीं होता है किसी भी जीव का जीवन अवधि। आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे कोई जीव हो गया, यहाँ पे जीव का नाम दिया गया है और यहाँ पे है उसका जीवन अवधि। जैसे कोई सूक्ष्म जीव होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, जो सूक्ष्म जीव की जो जीवन अवधि होती है कुछ मिनट से कुछ घंटे तक का ही होता है। जैसे 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, यानी कुछ मिनट से लेकर घंटे तक में उनकी क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसको हम सूक्ष्म जीव को क्या, वही आपका जीवन अवधि हो जाता है ना, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक। जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव का जीवन अवधि कितना होगा, दे देगा आप ऑप्शन में कि 1 से 2 सप्ताह दे देगा, 4 माह दे देगा, 5 महीना दे देगा, 10 वर्ष दे देगा। आपको इसमें से बताना होगा कि सही आंसर क्या होगा कि कौन होगा, से आपको बताना होगा। तो इसीलिए जीवन अवधि है। और तितली का कितना होता है, तो आपका तितली का जो आपका जीवन अवधि होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। यानी 1 से 2 सप्ताह में क्या हो, उनकी कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी इतना लक्ष्य में आपका होता है तितली का जीवन अवधि। और चावल का जो होता है, चावल के पादप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव का ही होता है, कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं, खरपतवार होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, सभी का जीवन अवधि होता है और सभी का एक निश्चित होता है। जैसे कोई ऐसा नहीं होगा जैसे कोई जीव अभी जन्म लिया, हो सकता है कि इसका क्या होता है, इनका कि जन्म के वक्त इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनकी जीवन अवधि नहीं जोड़ी जाती है। जीवन अवधि कितने तरह का होता है, एक होता है कि अकालिक मृत्यु, एक होता है अकालिक मृत्यु और एक होता है प्राकृतिक। एक होता है प्राकृतिक या नेचुरल मृत्यु, जिसको बोलते हैं अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है, जो आपका मानव जो का प्राकृतिक मृत्यु होती है, ये आपका जोड़ा जाता है कितने, हम लोग कितने होते हैं, लगभग 70 से 80 साल का हमारा जीवन अवधि होता है। यानी मनुष्य का जीवन अवधि 70 से 80 साल का लगभग होता है। और कुछ जानवर का अलग अलग होता है, जिसमें है गेहूं के जो होते हैं, गेहूं का जो है उसका जीवन अवधि कितना होता है गेहूं का, तो ये सब आपको फिक्स है। जैसे चावल जब रोपा जाता है खेत में, तो जब कटाता है वो अपना आप जोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लगभग 4 माह होता है जो चावल का जो जीवन अवधि होता है। और गेहूँ जब रोपाता है तो लगभग 5 महीना में उसके बाद कटाया जाता है, यानी तो 5 महीना हो गया गेहूँ का जीवन अवधि। और जो गुलाब का जो पौधा होता है उसका जो कितना होता है जीवन अवधि, जो गुलाब का पौधा होता है सभी का, पेड़ पौधे जितने भी हो गए, खरपतवार, सभी का जीवन अवधि अलग अलग होता है, किसी का भी एक जीवन अवधि नहीं हो सकता है। तो गुलाब का पौधा का जीवन अवधि कितना होता है, तो 10 वर्ष होता है गुलाब के पौधे का जीवन अवधि। तो आप इतना समझ गए कि नहीं, आपको जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। गुलाब का पौधा का जीवन अवधि 10 वर्ष होता है, यानी 10 वर्ष के अंतर में कभी मुरझा सकती है। आप जो गुलाब का पौधा उसका हम तोड़ लिए तो उसका हो गया क्या, उसका अकालिक मृत्यु। लेकिन जो अपने से मुरझा कर जब नष्ट हो जाते हैं गुलाब, तो उसका हो गया उसका प्राकृतिक नेचुरल डेथ। और कुछ है जो जीवन अवधि आपको देखना ज़रूरी चाहिए। तो जो कौवा का कितना होता है, कौवा का जीवन अवधि होता है 15 वर्ष कौवा का होता है। और कुत्ता का कितना होता है, कुत्ता का जीवन अवधि आपका 10 से 15 वर्ष के बीच में होता है कुत्ता का जीवन अवधि, यानी 10 से 15 वर्ष के बीच में कभी भी मर सकता है। और गाय का कितना होता है, गाय का आपका जीवन अवधि होता है 10 से 15 वर्ष की, गाय का भी होता है 10 से 15 वर्ष, यानी कुत्ता और गाय का लगभग समान ही होता है इसका जीवन अवधि। और केले का कितना जीवन अवधि होता है, केले के आपका होता है 25 वर्ष आपका केले का जीवन अवधि होता है। और मगरमच्छ का कितना होता है, मगरमच्छ का लगभग 60 वर्ष होता है। 60 वर्ष के अंदर में ये जीवन और मृत्यु का इनका चक्र होता है। और है अगला इसमें है कि हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, हाथी का होता है 60 से 65 वर्ष होता है हाथी का जीवन अवधि। मानव का जीवन अवधि हमने बताया था कि 70 से 80 वर्ष के बीच होता है। इतने वर्ष के बीच में अगर कोई व्यक्ति अगर डेथ करता है 70 से 80 वर्ष के बीच में, तो ये आपका माना जाएगा नेचुरल डेथ। बाकी इनसे अगर कम एज में होता है तो उसको हम अकाल मृत्यु यानी अननेचुरल डेथ बोलते हैं। तोता का क्या होता है, तोता का जीवन अवधि आपको बतानी है, तो तोता का होता है 140 वर्ष। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि तोता का जीवन अवधि कितना होता है, तो आपको 140 वर्ष होता है। ये सब जीवन अवधि आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि आपको ज़रूरी पड़ने पर इसको आप देखते देखते याद हो जाएगा आपको। और कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है आपका, तो कछुआ का आपका जीवन अवधि होता है 100 से 150 वर्ष। इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखते हैं, उसके बाद से इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है, आपको 100% समझ में आएगी, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए अगला टॉपिक को देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक में है कि
बरगद का जो वृक्ष होता है, जो बरगद का वृक्ष होता है 200 से 300 वर्ष का होता है। कितना जीवन अवधि होता है बरगद का वृक्ष का भी जीवन अवधि। वृक्ष ऐसा नहीं है कि हम जाकर वृक्ष को, अगर बरगद का जो वृक्ष है उसको हम काट दें तो वो ऐसा हो गया, वो मृत्यु हो गया, नहीं। जब वो अपने से जब नष्ट हो जाएगा, सब सूख जाएगा, तब उसका माना जाएगा हाँ उसका नेचुरल डेथ हो जो है, नहीं तो उनका अननेचुरल डेथ यानी अकाल मृत्यु ही माना जाएगा। और पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष, इसका कितना होता है 2000 से 3000 वर्ष होता है, बहुत सबसे बड़ा होता है। 2000 से 3000 वर्ष अगर जीवित रहता है तब भी माना जाता है कि यह पूरा इसका जीवन अवधि पूर्ण हो चुका है। अब देखते हैं कि जीवन अवधि है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। एकदम सत्य बात ही है कि जीवन अवधि होता है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे आप समझ लीजिए कि इतना बड़का एकदम ये हाथी है, इतना बड़का समझ लीजिए कि ये हाथी है, ये हाथी है इतना बड़का, तो बहुत जितना बड़का विशाल होगा उतना इसका बड़ा। जैसे हाथी है तो लगभग 200-300 वर्ष, ऐसा नहीं है। कोई भी जीव है तो उसका आकार छोटा, जैसे आप समझ लीजिए कि कीट पतंगी है, ये आपका कीट पतंगी है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कीट पतंगी का बहुत छोटा होगा इसका जीवन अवधि। और जितना इसका सीमित होती है, जैसे 10 वर्ष होता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, 1 सप्ताह भी हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि कितना इसका जीवन अवधि हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लाए हुए जैसे तोता और कौवा का आकार लगभग समान होता है। किसी भी जीव का क्या होता है, ये आपका ध्यान रखने के जीवन अवधि जो होता है किसी भी जीव के आकार पर, यानी शरीर कितना बड़ा है कितना छोटा है, इस पर थोड़ा सा भी निर्भर नहीं करता है। जैसे हम उदाहरण बताए कि तोता और जो कौवा का जो आकार होता है, यानी उसको जो आकार होते हैं लंबाई चौड़ाई में, वो लगभग देख सकते हैं कि आप पिक्चर लाए हुए हैं, जो लगभग बराबर ही होते हैं। देखिए कौवा और तोता का लगभग बराबर ही होते हैं, परंतु कौवा का जो जीवन अवधि होता है 150 वर्ष का होता है। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है, कौवा का जीवन अवधि 150 वर्ष का होता है। तो लेकिन तोता का जो जीवन अवधि होता है 140 वर्ष का ही होता है। लगभग 10 वर्ष का इसमें क्या है अंतर। लगभग देखने में ये दोनों होते हैं समान ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन अवधि सिर्फ इनकी आकारों पर निर्भर करता है, लेकिन महत्तः सबका जो लाइफ एक्सटेंशन होता है और वो अलग अलग होता है। तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी हम जीवन अवधि बताए सबको आपको याद करते हैं, कॉपी में नोट करते चलिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, और उनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक है कि अगला पेज में चलते हैं। अगला पेज में है कि रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं जो प्रजनन का। प्रजनन किसे कहते हैं, आपके बोर्ड में कितने बहुत बार पूछा गया है कि प्रजनन क्या है, प्रजनन किसे कहते हैं। तो प्रजनन हम लोग कहते हैं जब कोई जीव अपने जैसे जो संतान जब उत्पन्न करता है, जब कोई जीव जैसे 2 लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, जैसे अब वो लोग क्या करेंगे, जब वे प्रजनन करेंगे जो उसमें से संतति उत्पन्न होगी, जब उसके बाद भ्रूण बनेगा, जो उसके पास संतान जो उत्पन्न होता है वही इसका क्या कहता है प्रजनन कहलाता है, जो प्रजनन चलते रहता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति प्रजनन न करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो एक करके क्या हो टपकते सबका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो यही आपको कहा गया है कि जो प्रजनन होता है, प्रजनन सभी जीव करते हैं, या फिर वे पौधे होंगे या सूक्ष्म जीव होंगे या जानवर होंगे या पक्षी होंगे या कीट पतंगे, सभी का जो प्रजनन होता है, जो सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी उनका क्या होता है, उनकी संतति आगे बढ़ती है। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी आपका प्रजनन किसे कहते हैं, तो ये आपको बताते हैं। तो वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है, जो अपने जैसे वे अगर मानव है तो मानव है का ही उनका भी संतान होगा, वह मानव ही होगा। तो मानव है तो मानव, और अगर पक्षी है तो पक्षी होगा, यानी जो अपनी जैसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किसे कहते हैं, जो वैसे जीव जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। जब प्रजनन आपको समझ में आ गया, 100% समझ आ गया, बताइए जल्दी से प्रजनन क्या होगा, आप समझ में आ गया कि जो आपको जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है तो उसे प्रजनन कहते हैं। यानी उसको प्रजनन और जनन जो होता है आपका एक ही तरह का होता है, प्रजनन और जनन इसको एक ही कहते हैं। रिप्रोडक्शन इसका इंग्लिश नाम है, तो आपको ध्यान में रखते चाहिएगा। और है कि संतति में वृद्धि होती है, संतति में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, और तथा इसके जो पश्चात वह नए संतति को जन्म देता है। उसको नए संतति को जन्म देने के बाद क्या होता है, इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मृत्यु का चक्र जो होता है चलता रहता है। अतः जनन की एक पीढ़ी व दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। संतति में वृद्धि होती है, यानी संतति में होता है और आगे बढ़ने, यानी जब छोटा संतति वह बड़ा होता है, यानी संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है, यानी उनमें और परिपूर्ण हो जाती है। जिसे कोई होता है और अपरिपक्व यानी उतना समझदार ऐसा नहीं होता है, तो परिपक्व यानी उसमें और अच्छा हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है। तथा इसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देती है, यानी एक संतति है वह अपनी नई संतति को जन्म देती है, वैसे ही अपने तरह के नई संतति को जन्म देती है। इतना सब प्रजनन आप समझ चुके हैं कि जो जब कोई अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है जिसे हम प्रजनन कहते हैं। अब देखते हैं कि अगला पेज में चलते हैं कि अगला पेज में क्या आपका दिया गया है। तो अगला पेज में है कि आपका कि प्रजनन के जो उद्देश्य होते हैं, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन,
ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इसका आपको पूछेगा कि प्रजनन का उद्देश्य बताएं, जो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, तो आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाती है प्रजनन का उद्देश्य अगर क्या होती है, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रजनन के द्वारा ही, जो प्रजनन का द्वारा होता है उसके पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो ये पृथ्वी की होगा, पृथ्वी नष्ट है, पृथ्वी पर कोई भी जीव होगा उसकी जो मृत्यु होते होते जो उसके बाद कमी होने लगेगी, जिसके कारण ये होगा कि जीव की कमी हो जाएगी, जीव के यहाँ से अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, अस्तित्व आपका हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपका प्रजनन करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो प्रजनन को करते हैं तभी आपको हम यहाँ पे जीव जो है बढ़ते जाते हैं। यानी अगर एक जन्म लिया, फिर क्या इसके मृत्यु होने के बाद जो ये प्रजनन जो किए होंगे, फिर एक नए संतति का रूप लेगा, और जब फिर ये प्रजनन करेगा तो फिर एक नौ का जन्म होगा, तो ये भी मृत्यु हो जाएगी। जो इसका जो होता है, जो वे प्रजनन किए होते हैं वे इस धरती पर आता है, फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वे जब जनन किए होते हैं उनके जो संतति उत्पन्न हो जाती है, उनका जो भ्रूण से जो शिशु का निर्माण नहीं होता वो अब यहाँ रहता है। तो ये आपका हुआ क्या, प्रजनन। तो प्रजनन के द्वारा ही पृथ्वी पर अस्तित्व संभव है। ये आपका कुछ मेन पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपने जाति को निरंतर बनाए रखता है। जो एक प्रजनन ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव जैसे अपने जाति जो होते हैं, उनकी जो जाति होती है वो अपने को बनाए रखती है। जैसे उसका कोई जाति है तो अगर वे अकेले रहेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब उनका मृत्यु हो जाएगी तो उसका जाति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये प्रजनन किए होंगे, जैसे ये कोई व्यक्ति हो गया, इसके क्या हो गए, 4 इसके संतान हो गए, और 4 जब प्रजनन करेंगे तो हो गए 8 या 10 हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा तो इनका जाति की होगा निरंतरता बनी रहेंगी। लेकिन जब इनका डेथ हो जाएगा तो जो जाति होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए होता है कि इसके द्वारा नई पीढ़ी में भिन्नताएं भी पहुंचती है। कुछ पॉइंट है जो प्रजनन के उद्देश्य बताने को कहेंगे। तो आप 1 नंबर में क्या लिख दीजिएगा, आप 1 नंबर में लिख दीजिएगा प्रजनन के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव है। 1 नंबर हो गया। और 2 नंबर में लिखना है कि प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव होता है वो अपने जैसे जाति को निरंतर बनाए रखता है। जो अपने जैसे जाति होता है, कोई भी जीव जब प्रजनन करते हैं तो अपने जैसे जीव को निरंतर बनाए रखता है, जिसके कारण उसकी संततियाँ बढ़ती रहती है। और इसके द्वारा जीव आबादी यानी पॉपुलेशन का निर्माण करती है। यह भी आपको लिखना है। कितना, 2 नंबर में लिख दीजिएगा, 3 नंबर लिख दीजिएगा, 4 नंबर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा फुल मार्क्स 2 नंबर, और आपका ऐसे हो जाएगा। और अगला पेज पर चलते हैं। अगला पेज में है कि प्रजनन के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कि प्रजनन आपको पूछ देगा कि लघुत्तरीय में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, आप उसी 2 प्रकार बता दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। यानी प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखना जरूरी हो जाती है। तो प्रजनन होता है कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन होता क्या है वह देखते हैं। ऐसा समझिए कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन आपका 2 प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। आपको इतना याद रखना है, प्रजनन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें जो होता है एक ही व्यक्ति भाग लेता है, यानी एक ही व्यक्ति जो होता है इसमें भाग लेता है। या तो आपका यहाँ पे क्या होगा, नर भाग लेगा, या हो सकता है यहाँ पे क्या, मादा भाग लेगी। इसमें कोई एक ही भाग लेगा। लेकिन जो आपका जो लैंगिक प्रजनन होगा इसमें दोनों को भाग लेना होगा, नर एवं मादा यानी मेल और फीमेल दोनों को इसमें भाग लेना होगा। तो ये हो गया लैंगिक प्रजनन। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, जिसमें दोनों भाग ले। और अलैंगिक प्रजनन इसमें कोई एक ही भाग ले सकता है, या तो मेल या फिर फीमेल। और लैंगिक प्रजनन में दोनों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा का जब निर्माण होता है जो उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन जिसमें कोई एक व्यक्ति भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो चलिए इस सबका देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए है कि आपका कि प्रजनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक भाग नहीं लेता हो या निषेचन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। आप कोई भी याद सकते हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिसमें एक ही व्यक्ति का निर्माण होता है उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, या इसमें एक ही व्यक्ति भाग लेता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और या ये भी अब डेफिनेशन आपको अच्छा है, जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं कि प्रजनन की वैसी प्रक्रिया, प्रजनन की जो है जो प्रजनन करते हैं, प्रजनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक भाग नहीं लेता है, युग्मक जो होता है इसमें भाग नहीं लेता है। या निषेचन जो होता है, निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन आपका क्लियर हो चुका है। अलैंगिक जनन के जो गुण हैं, ये आपके गुण आपको पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन के गुण बताएं, अलैंगिक जनन के गुण बताएं, जो आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। या हो सकता है अलैंगिक जनन का पूछे कि विशेषता बताइए, अलैंगिक जनन की क्या विशेषता। तो आपको एक ही तरह से लिखना है, विशेषता और गुण दोनों एक ही होता है, इसलिए आपको एक ही तरह से आपको लिखना है। तो इसका गुण हो जाएगा, गुण क्या क्या हो जाएगा आपको, चलिए गुण दिखाते हैं आपको।
क्या गुण हो जाएगा, इस प्रजनन में जो आपका हुआ सिर्फ जनक भाग लेते हैं। क्या करते हैं, इस प्रजनन में सिर्फ जनक ही भाग लेते हैं, यानी जो उनके जो जनक होंगे, जो उन पर जो संततियाँ जो उत्पन्न करने वाले होंगे, जो प्रजनन किए होंगे, वही सिर्फ इसमें भाग ले सकते हैं। अर्थात यह यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल इसका होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति में भिन्नताएं नहीं पाया जाता है। जो इसके द्वारा जो उत्पन्न जो भी संतति होती है, इसमें जो अलग अलग जो उसके भिन्नताएं होती है, यह इसमें नहीं पाया जाता, यह इसका अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है इसमें। और इस प्रजनन में सिर्फ एक जनक ही भाग लेते हैं, यानी जो उनके जो हो गए, जो उनके जो पिता होंगे वही सिर्फ भाग ले सकते हैं, अर्थात क्या होंगे, यूनिपेरेंटल होता है। और इसके द्वारा उत्पन्न संतति का निर्माण सोमैलिक सेल में होता है। सोमैलिक सेल में होता है क्या इनका, इसके द्वारा जो उत्पन्न जो भी संतति होगी उसका जो अलग निर्माण होगा वह सोमैलिक सेल यानी सोमैलिक कोशिका, सेल होता है क्या, कोशिका, सोमैलिक कोशिका में इसका क्या होगा, निर्माण होगा। और देखते हैं कि अगला पेज में क्या लिखा हुआ है। और अगला पेज में आपका है कि इस प्रजनन में समसूत्री कोशिका विभाजन यानी मिटोसिस सेल डिवीजन होता है। जो इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस प्रजनन में जो आपका इस प्रजनन में युग्मक यानी गैमेट नहीं बनते हैं। इस प्रजनन में होता है क्या होता है, इसमें जो होगा, इसमें गैमेट का नहीं, युग्मक, गैमेट किसको कहते हैं, गैमेट माने आपका होता है युग्मक। इसमें युग्मक का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी इसमें जो होगा एक संतति दूसरे संतति को उत्पन्न नहीं कर सकता है, यानी कुछ भी करेगा तो संतति उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रजनन से उत्पन्न संतति में अनुकूल की क्षमता बहुत कम होती है। इस प्रकार की जो प्रजनन होगी उसमें जो उत्पन्न जो संततियाँ होगी उसकी अनुकूलन की क्षमता, यानी जो उसके विपरीत परिस्थितियों में जो अनुकूलन और प्रतिकूलन जो होता है, उस अनुकूलन की जो क्षमता होगी बहुत कम होगी। ये सब का पूछा नहीं जाएगा, आपको बेसिक सी जानकारी जो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए उसमें एक दो क्वेश्चन बनाकर आ जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, बस ज़्यादा इसको रटने उठने का प्रयास नहीं करना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताते हुए चलेंगे जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिए हुए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएगा, जिसमें आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाने वाली है। और इस जनन से उत्पन्न संतति और जो भी इस जनन से उत्पन्न जो संततियाँ होगी उसकी आकारिकीय तथा अनुवांशिकी यानी जेनेटिकली दोनों समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्लोन किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा कि क्लोन किसे कहते हैं। तो इस जनन से जो उत्पन्न संततियाँ होती है, जो जिस जनन से जो उत्पन्न संततियाँ जो आकारिकीय तथा अनुवांशिकीय से समान हो, जो क्या होगा, जो भी संतति होगा आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से जो समान होते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन ये पूछा गया था, आपको इसको जरूर याद कर ही लेनी है। क्लोन किसे कहते हैं, तो जो उत्पन्न संतति आकारिकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान होते हैं, जो भी संतति होते हैं वे आकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, क्लोन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गुणन तीव्र होता है, यानी जो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जो जनन होगा, अलैंगिक प्रजनन या जनन होगा, उसमें जो गुणन जो होता है, गुणन की प्रक्रिया जो होती है तीव्र गति से होती है, अर्थात इसमें प्रजनन में समय लगता है, यानी इसमें जो प्रजनन होता है इसमें बहुत समय लगता है इसमें। और अगला देखते हैं, अगला पेज में क्या है, अगला पेज में आपका है कि टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो अलैंगिक जो जनन होगा वे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका होता है कितने प्रकार का, तो आपका 6 प्रकार का होता है। और 6 प्रकार कौन कौन से प्रकार है वो चलिए हम देखते हैं, फिर इसका डिफिनेशन भी हम देखेंगे। ये सब आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब हमेशा पूछा गया है, ये सब को आपको हमेशा याद कर ही लेना, किसी भी हाल में आप इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसको प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है आपका विखंडन यानी फ्यूजन। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला विखंडन यानी फ्यूजन इसका प्रकार होता है। और होता है मुकुलन यानी बडिंग या टोरुलेशन, मुकुलन होता है। और तीसरा होता है पुनरुद्भवन यानी रेगिनेशन। और होता है बीजाणु जनन बाय स्पोर या फॉर्मेशन। और होता है कायिक प्रवर्धन, पांचवा आपका क्या होता है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेशन प्रोपेगेशन होता है। और खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। ये सब आपका होता है किसका, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन का ये सब प्रकार होता है। तो इसका हम एक एक करके क्या देखते हैं, डिफिनेशन को देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एक को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विखंडन देखेंगे कि विखंडन क्या होती है।
तो आपका विखंडन में आपका है कि विखंडन यानी फ्यूजन में इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन निम्न कोटि के जीव जैसे सामान्यतः अनसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो इस प्रकार के जो अलैंगिक प्रजनन होती है वह निम्न कोटि, एक होता है उच्च कोटि और एक होता है निम्न कोटि। तो क्या होता है इसमें निम्न कोटि को जो होगा निम्न कोटि के जीव में पाया जाता है। किसमें? निम्न कोटि के इसमें जीव में आपको पाया जाता है। और देखते हैं निम्न कोटि में जीव में तो पाया तो जाता है, उसके बाद है कि इसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। अब पूछेगा कि विखंडन यानी फ्यूजन किसे कहते हैं, तो होता है इसमें बताइएगा कि विखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी आपको जो मालूम है कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, तो ये सब लिख सकते हैं। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीवों का शरीर जो होता है 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है और बटे हुए भाग नई संतति का निर्माण होता है। नई संतति का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, जो इस जीव में जो भी शरीर होते हैं वह 2 से अधिक भागों में टूटते हैं और जो भी टूटते हैं वह नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इतना समझ गए विखंडन किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जीवों का जो शरीर होता है 2 से या अधिक भागों में टूट जाता है और टूटे का नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विखंडन। इसको हम विखंडन कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए। और आगे देखते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। वे कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार। जो आप अलैंगिक जनन देखे थे तो ये आपका 6 प्रकार का हुआ था। कौन कौन प्रकार का हुआ था, तो ये आपका हुआ था, एक में हुआ था आपका ये फ्यूजन यानी विखंडन, मुकुलन हुआ था, पुनरुद्भवन हुआ था, बीजाणु जनन हुआ था, कायिक प्रवर्धन हुआ था और खंडन हुआ था। अब ये विखंडन में भी प्रकार है। विखंडन में आपका है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी प्लाज्मोटोमी और द्रव्य विखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है। बहु विखंडन यानी मल्टीपल फिजन, ये सब आपका होता है किसमें, ये सब आपका होता है विखंडन में। जब विखंडन समझ गए, विखंडन पूछा जाएगा विखंडन क्या होता है, तो आप लिखिए कैसे कि जब जीवों का जो शरीर होता है वह 2 या 2 से अधिक खंड में टूट जाता है, जो टूटे हुए खंड होते हैं वे नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ। और देखते हैं अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि मुकुलन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन आपको किसे कहते हैं, तो यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये अब हमेशा आपको लिखना है, जो भी आपको मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, विखंडन जो भी पूछा जाएगा तो इसमें लिखना है क्या कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा क्या करता है उभार बनता है। जो जीव का जो शरीर होता है, जैसे आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका है क्या, ये आपका जीव है, इसके शरीर पर जो छोटा सा उभार, जैसे कुछ उभार बन रहा है, ये छोटा सा उभार बनता है, लेकिन जो धीरे धीरे क्या करता है, जो छोटा उभार बनता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुकुलन। यानी जो जीव के शरीर पर जो छोटा सा उभार बना और वो धीरे धीरे क्या बड़ा हो गया, उसको कहते हैं मुकुलन। और कहते हैं जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है उसे ही मुकुलन कहते हैं। आपको पूछाएगा मुकुलन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, छोटा सा क्या करता है उभार बनता है और जो धीरे धीरे करके क्या करता है बड़ा का रूप लेने लगता है, उसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन समझ गए मुकुलन। अब देखते हैं पुनरुद्भवन, यानी इसका भी ये क्या है, पुनरुद्भवन भी आपको ये सब आपको याद कर ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छूट जाएगा। तो पुनरुद्भवन क्या है, तो पुनरुद्भवन को देखते हैं। पुनरुद्भवन आपका है कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव का शरीर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है और पुनरुद्भवन द्वारा पुनः विकसित हो जाता है। इसमें कहा जाता है पुनरुद्भवन में कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये बता देंगे सबसे पहले आपको। और जिसमें जो होता है जीव के शरीर, जो जीव कहा तो कोई भी जीव होता है जो होगा, जैसे ऐसा नहीं कि मानो या कुछ पशु पक्षी कोई भी जीव होता है, उसके क्या होगा कि जो शरीर होता है किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसको चोट लग गया या उससे गाड़ी चल गई, उस भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जो पुनरुद्भवन जो रहते हैं, पुनरुद्भवन देख रहे हैं, पुनरुद्भवन जो है इसका जो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या करती है, उसको जो शरीर जो क्षतिग्रस्त हुआ होता है उसको वापस ला देती है। तो इसको क्या कहते हैं, जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं। तो पुनरुद्भवन भी आप अच्छे से समझ गए पुनरुद्भवन। तो इतना लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो इसलिए आपको जरूर याद कर लेनी है। और अगला है कि बीजाणु जनन किसे कहते हैं, आपको बता रही है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में आपका है कि बीजाणु प्राय जो है सूक्ष्म एक कोशिकीय जनन से संबंधित रचनाएं हैं जिनमें थोड़ा सा कोशिका द्रव्य तथा क्या होता है केंद्रक होता है। बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो बीजाणु जो है प्राय सूक्ष्म है, एक कोशिकीय जनन से संबंधित रचनाएं हैं। या इसमें भी आप पहले लिख सकते हैं ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि, ऐसा भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखना होता बहुत इसमें से छोटा सा मैं ऐसा दे रहा है ताकि वो जल्दी से आपको याद हो जाए कि बीजाणु प्राय सूक्ष्म एक कोशिकीय जनन से संबंधित रचनाएं हैं जिनमें थोड़ा सा कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। और अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि आपका अगला पॉइंट में बोला जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन
तो कायिक प्रवर्धन आपका है कि कायिक प्रवर्धन सबसे आसान डिफिनेशन, सबसे आसान से आसान डिफिनेशन लाए हुए हैं। इसमें कायिक या वर्धी जनन लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। सबसे आसान है, ये लिख लीजिएगा तो आपको इतना विश्वास रखिएगा आप 2 नंबर आपको डिसीजन मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका फाइनल डिफिनेशन है, फाइनल परिभाषा है कि इतना आपको पूरा क्लियर कर देनी है। कायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं, तो कायिक या वर्धी जनन जो होता है अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। साफ साफ क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, इसमें नहीं। और है अगला टॉपिक खंडन। ये भी अलैंगिक जनन का ही एक विधि था। खंडन किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो खंडन में कि यह भी अलैंगिक जनन की क्या है, एक विधि। हमेशा आपको लिखना है जो भी अलैंगिक जनन से संबंधित हो तो उसमें लिखना कि यह भी जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे खंड नए जीव में क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसमें क्या है, खंडन। तो खंडन में कि यह भी अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें जीव का जो शरीर होता है वह 2 खंडों में टूटेगा या उससे अधिक खंडों में टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। और जो प्रत्येक जो टूटे हुए खंड होते हैं वे नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। वे टूटे खंड होते हैं, मृत होते हैं, उसमें भी जीव आ जाती है, वे भी नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको खंडन कहते हैं। आपको खंडन और प्रवर्धन भी समझ में आ गया। प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इतना बहुत क्लियर डिफिनेशन है। और एक और क्या है, और अब बस खत्म हो चुका है। आप इतना ही था, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको इसी में से आपको सब्जेक्टिव, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो एक बार जरूर कमेंट में लिख लीजिए कि वीडियो को आपको कैसा लगा, आपको पूरा समझ में आया, आपको क्या दिक्कत हुए, समझ पाए, हम आपको अच्छे से समझा पाए या कुछ और समझा सकते थे। आपका राय जरूर कमेंट में करिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।